अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 11 जून 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, किस अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर एवं 1998 एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था डिंकू सिंह नंगगोम। ये मैरी कॉम जैसे स्टार बॉक्सर्स के लिए रोल मॉडल थे, प्रेरणा स्रोत थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। 1998 में डिंकू सिंह नंगगोम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसके साथ ही 1998 में ही इन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया था अर्जुन अवार्ड से। 2013 में इन्हें बाद में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिंको सिंह नंगगोम, ये मणिपुर के निवासी थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, इंटरनेशनल बॉक्सर थे, तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में भारतीय संस्थानों में शीर्ष स्थानों में किस संस्थान ने पहले स्थान में जगह बनाई है? तो पहले स्थान पर है आईआईटी बॉम्बे। ग्लोबली जो वैश्विक रैंक है वो इसकी 177 है। भारत में इसको पहला स्थान मिला है। दूसरे स्थान पर आईआईटी दिल्ली है। भारत में इसका स्थान दूसरा है। वैश्विक लेवल पर इसकी जो रैंकिंग है वह 185 है। वहीं आईआईटी बेंगलुरु को देखें तो जो ग्लोबल रैंकिंग है इसकी वह कितनी है? 186 है। भारत में इसकी रैंक थर्ड है। आप जानते हैं क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है, जिसमें विश्व के 400 सबसे अच्छे संस्थानों को, शिक्षा संस्थानों को सूचीबद्ध किया जाता है, उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। तो भारत के कुल 8 संस्थान शामिल हैं विश्व के 400 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में। अगर टॉप 200 में देखें तो वह केवल 4 हैं भारत के संस्थान जो शामिल हैं। यह सब याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य को एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की 2020-2021 की रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इस वर्ष मिला है शीर्ष स्थान मध्य प्रदेश को, इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दूसरा स्थान उड़ीसा को मिला है, वहीं तीसरा स्थान मिला है हिमाचल प्रदेश को। पिछले वर्ष की रैंकिंग में जो पिछले वर्ष की रिपोर्ट निकली थी उसमें हरियाणा ने टॉप किया था, लेकिन इस वर्ष किसने टॉप किया है? मध्य प्रदेश ने। यानी मध्य प्रदेश की जो रणनीति है वह पूरी तरीके से सफल रही एनीमिया मुक्त अपने प्रदेश को करने के लिए। इसके अंतर्गत फॉलिक एसिड की टैबलेट्स, विभिन्न पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, और इन सब में सफल रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको याद रखना है एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक की जो नई रिपोर्ट है 2020-21 की, इसमें मध्य प्रदेश ने टॉप किया है। एनीमिया की कमी से क्या लाभ होता है? जो बाल मृत्यु दर है, मातृ मृत्यु दर है, वह कम होती है। ठीक है, एनीमिया की कमी के कारण कई बार जो जच्चा बच्चा होता है उन दोनों की ही मृत्यु हो जाती है। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, और कभी कभी जो शिशु होता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो अब इस तरह के अभियान से ये भारत का प्रयास है कि बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को कम किया जाए। अगला प्रश्न है, इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास के 31वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इंडो थाई कॉर्पेट किन देशों के बीच होता है? यह मुख्य रूप से होता है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। जो 31वां संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? अंडमान सागर के बीच में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंडमान सागर में किया जा रहा है इंडो थाई कॉर्पेट अभ्यास के 31वें संस्करण का आयोजन, तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने अपनी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो यह है असम का देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित हो गया। ठीक है, इसके संबंध में हमने पिछले दिन भी आपको एक करंट अफेयर कराया था, तो उसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इसके साथ पूछा जा सकता है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तब आपका उत्तर होगा असम। इसके साथ नोट करिए, इसे वर्षा वन के नाम से भी जाना जाता है, यानी देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य को ही वर्षा वन के रूप में जाना जाता है, याद रखेंगे। तो देखिए, जो भी पिछले दिनों में या पिछले समय में वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहते हैं, वे ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए 74 स्ट्राइक के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पहली बात, वे हैं भारतीय। वे कौन हैं? सुनील छेत्री। इन्होंने अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ा है। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, दूसरे नंबर पर है भारत के सुनील छेत्री, और तीसरे नंबर पर है लियोनेल मेसी। ठीक है,
कौन सी रैंकिंग है? सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले खिलाड़ियों की रैंकिंग निकाली गई, जिसमें शीर्ष स्थान पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, फिर है दूसरे नंबर पर सुनील छेत्री, तीसरे नंबर पर लियोनेल मेसी। इसके साथ याद रखेंगे जो सुनील छेत्री हैं 2022 फीफा विश्व कप और 2023 के AFC एशियाई कप के लिए संयुक्त रूप से प्रारंभिक क्वालिफाइंग राउंड के मैच में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया है। तो यह भी आप याद रखेंगे 2022 के फीफा और 2023 के AFC एशियाई कप के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव बन गया है? तो इसको लगा लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पूछा ही जाएगा। यह कौन सा गांव है? यह है बयान, यह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर का यह गांव भारत का पहला ऐसा गांव बन गया है जिसने अपनी सभी जो वयस्क आबादी यानी 45 प्लस की आबादी है सबका 100% टीकाकरण कर दिया है। याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UN जनरल असेंबली के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो वर्तमान में नए अध्यक्ष बन गए हैं, वे कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ये कहाँ के हैं? मालदीव के हैं। ठीक है, मालदीव से पहला अध्यक्ष चुना गया है UN जनरल असेंबली का। पिछले अध्यक्ष कौन थे? वोल्कान बोजिकर थे। UN जनरल असेंबली में प्रत्येक वर्ष अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होता है और इस वर्ष भी चुनाव हुआ जिसको जीता अब्दुल्ला शाहिद ने। आप याद जानते हैं जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है ये संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये मुख्य रूप से काम करती है किस लिए? विभिन्न नीतियों के निर्धारण के लिए, नीतियों संबंध विचार विमर्श करने के लिए, या कोई भी वैश्विक मुद्दा होता है उस पर यह चर्चा करती है UN जनरल असेंबली। याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद इकोनॉमिकल एंड सोशल काउंसिल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विभिन्न कथनों को देख लेते हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों के समन्वय के लिए जिम्मेदार है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और जिनेवा में है। भारत को 2022-2024 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो आपको उपर्युक्त कथनों के आधार पर देखना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो पहले कथन पर चर्चा करते हैं। जो इकोसॉक है, इकोनॉमिकल सोशल काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है, यह क्या कार्य करती है? मुख्य रूप से वैश्विक लेवल पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की कोऑर्डिनेशन, उनके समन्वय के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, याद रखेंगे, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कथन भी सही है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका और जिनेवा में है। ठीक है, भारत को वर्तमान में मेंबर चुना गया है, इसी कारण इकोसॉक चर्चा में है। इकोसॉक के 2 साल का भारत को मेंबर चुना गया है, यानी इसका कार्यकाल 2 साल का रहेगा, 2022 से 2024 का। याद रखेंगे। तो तीनों आपकी जो स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है। इस हिसाब से आपका विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। और हम आपको पहले ही बता चुके हैं जो इकोसॉक है वह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। यह संगठन क्या करता है? आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र के समन्वय के लिए काम करता है। इसके साथ आप नोट कर सकते हैं भारत को एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में चुना गया है। और अन्य निर्वाचित देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में? भारत है, ओमान है, कजाकिस्तान है और प्यारा भारत है। याद रखेंगे, अफगानिस्तान, ओमान, कजाकिस्तान और प्यारा भारत एशिया प्रशांत देशों की श्रेणी में शामिल है। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में मिस यूनिवर्स का खिताब किसने अपने नाम किया है? आपके विकल्प हैं एंड्रिया मेजा, एडलाइन कैस्टेलिनो, जेनिका मिकेटा या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को 6ठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है? तो आपके विकल्प हैं असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात और ओडिशा। इस संबंध में हम अभी ऊपर बात कर चुके हैं। तीसरा प्रश्न है, अमेजॉन के संस्थापक जेफ बेजोस जुलाई में ब्लू ओरिजिन के पहले मानव अंतरिक्ष यान में उड़ान भरेंगे, उस यान का नाम क्या है? आपके विकल्प हैं न्यू शेफर्ड, न्यू स्कॉर्पियन, न्यू होराइजन या इनमें से कोई नहीं। तो ये हो गए वो सभी करंट अफेयर्स जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया सुधीर कटियार के द्वारा। सुधीर कटियार की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? कोविड-19 से प्रभावित बच्चों संबंधित बढ़ती समस्या को देखते हुए बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है?
तो पोर्टल का नाम है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया गया NCPCR के द्वारा। इस पोर्टल के माध्यम से उन बच्चों का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिसने कोविड-19 जैसे पेंडेमिक के चलते अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। उन बच्चों का रिकॉर्ड तैयार कर उन्हें वास्तविक समय में यानी रियल टाइम उन्हें सुरक्षा, सुविधा और उनकी देखभाल की जाएगी इसी पोर्टल के माध्यम से। तो ये पोर्टल ज़रूर पूछा जाएगा, इसको याद रखिए। वैसे प्रत्येक राज्य सरकार के द्वारा इस तरह के बच्चों की देखभाल के लिए कोई ना कोई पोर्टल शुरू किया गया है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप नेशनल लेवल पर देखें कौन सा पोर्टल इसके लिए मुख्य रूप से काम कर रहा है, तो वह है बाल स्वराज कोविड केयर लिंक। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर E100 प्रोजेक्ट को कहाँ लॉन्च किया है? तो ये कहाँ पर लॉन्च किया गया? एथेनॉल 100 प्रोजेक्ट इसे लॉन्च किया गया है पुणे में। 3 एथेनॉल मिश्रित जो फ्यूल स्टेशन हैं उनको यहाँ पर लॉन्च किया गया पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर। बाद में इसे पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा। तो आपको याद रखना है पुणे महाराष्ट्र में किसके द्वारा किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है, देश का पहला ई-व्हीकल ओनली एरिया किस राज्य में घोषित किया गया है? तो वह राज्य कौन है? वह है गुजरात। गुजरात में ई-व्हीकल ओनली एरिया घोषित किया गया है। यह कौन सा है? केवड़िया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाला क्षेत्र। तो इसको याद रखेंगे, यानी यहाँ पर केवल क्या चलेंगे? इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे ताकि पॉल्यूशन को कम किया जा सके। यह एक नया अभिनव प्रयोग है और काफ़ी अच्छा है। तो ये है आज का वीडियो। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करें। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।